नमस्कार दोस्तों, मैं हूं, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आज का वीडियो देखने के बाद में आपके बहुत सारे डाउट दूर हो जाएंगे। और स्पेशली एक डाउट जो एक यूट्यूबर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, किंतु उन्होंने इसी पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में ऐसा बताया है कि फ़ायदेमंद नहीं है, या फिर अगर हम देखें ओपन फार्म की तुलना में उतना फ़ायदेमंद नहीं रहा, या फिर इकोनॉमिक दृष्टि से फ़ायदेमंद नहीं है। तो दोस्तों, अब मैं ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर तो नहीं बता पाऊँगा, किंतु जो मैंने 4 साल में, जो 6 साल में जो फेस किया और 4 साल में जो मैंने अनुभव प्राप्त किया, और आज के समय में जो अभी जो गर्मी बीती, उस गर्मी का जो मैं अनुभव है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ, वीडियो को जो है मैं आपको आखिरी तक देखना है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ही आप लाइक करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर लग रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों, मैं अभी 2 दिन पहले एक फार्म विजिट करने के लिए गया था। एक्चुअली मेरे रिलेटिव है और वो फार्म बनाना चाह रहे हैं। फार्म विजिट करने नहीं गया था मैं, उनके लिए फार्म के लिए साइट सिलेक्शन के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था। और मैं अभी तक जैसे फार्मर भाइयों को बता रहा हूँ, फार्म के लिए अगर साइट सिलेक्शन हम करने जा रहे हैं तो हमें 3-4 चीज़ें जो हमें देखना होता है, और वो मुख्य चीज़ है क्या है, एक तो रोड, पानी और एक बिजली और आबादी से दूर होना चाहिए। ये 4 चीज़ हम जो मुख्यतः देखते हैं। किंतु जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने ऐसे कई वीडियो में मैंने बताया है कि हम ऑन पेपर प्लानिंग करते हैं, किंतु जब हम ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो वास्तविकता बहुत अलग होती है। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तब जाके मुझे और एनालाइज हुआ कि मुझे और कौन सी चीज़ें जो है आपको बताना है। जैसे कि अब जब मैं जहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे एक तो डायरेक्शन, अब डायरेक्शन तो ईस्ट वेस्ट भी थी, नॉर्थ साउथ भी थी। फार्मर जो बनाने वाले उन्होंने मुझे पूछा कि मेरे लिए नॉर्थ साउथ बनाना मेरे लिए ज़्यादा इजी होगा, किंतु मैंने उनसे सजेशन किया कि आप जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ही बनाइए। तो उनका सवाल क्या था कि ऐसा क्यों? तो फार्मर भाई का मैं भी जवाब दूँ। देखिए दोस्तों, इसी पोल्ट्री फार्म के लिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। आप किसी भी डायरेक्शन में फार्म बना के काम कर सकते हैं, किंतु यहाँ पे एक जो बात आती है वो आती है कंपनियों की मनमानी। देखिए, मैंने ऐसे कितने फार्म देखे हैं जो उत्तर दक्षिण दिशा में बनके और चल भी रहे हैं, 2 साल हो गए हैं। ठीक है, किंतु वहाँ पे एक बात यह है कि उन्होंने इक्विपमेंट उसी कंपनी से लिया है। जैसे आईबी कंपनी से इक्विपमेंट लिया तो आईबी कंपनी साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे तो आईबी को कोई समस्या नहीं, वो सब कुछ सही है। किंतु अगर आप कहीं बाहर से अगर इक्विपमेंट लेंगे और आईबी के साथ में अगर जाएंगे तो आपके डायरेक्शन को बोल के वो स्पष्ट मना कर देंगे, हम आपके साथ में फार्मिंग नहीं करेंगे। ठीक है, और जिस प्रकार से आईबी मतलब बिहेव करती है, वैसे वैसे फिर पीछे दूसरी कंपनियाँ भी जो व्यवहार करने लग जाती फार्मरों के प्रति। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का या नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का इसी फार्म का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, किंतु वो फिर कंपनियों की वहाँ पे फिर टेंडेंसी अलग अलग हो जाती है। इसलिए आपको सभी कंपनी के साथ में अगर काम करना है तो इस बात का विशेष ध्यान रखने की कोशिश कीजिए ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हो। ठीक है, चीज़ क्लियर कर दी। अब दूसरा, जब मैंने देखा तो वहाँ पे रोड के साथ में मतलब नाला है, तो नाले को भी मतलब आप जब फार्म का निर्माण करें तो इस मतलब ये सब साइड सिलेक्शन में बातें ध्यान रखें कि हम फार्म बनाना ही मुख्य उद्देश्य नहीं है, हमें कूलिंग पैड किधर लगाना है, हमें एग्जॉस्ट फैन किधर लगाना है। और ये बात भी ध्यान रखें कि साइड में लगाने के बाद में कि हमारे फैन से जो हवा निकलेगी वो किसके दूसरे के खेत में तो नहीं जा रही है, हमारा कंट्रोल रूम कहाँ पे बनेगा, कहीं साइड में नाला है तो नाला अगर है तो फिर हम किस प्रकार से फार्म का निर्माण करें। अगर ऊपर से बिजली की तार अगर बीच खेत में से जा रही है तो हम कैसे उसको अवॉइड करें, या फिर हम कोशिश करें कि हमारा फार्म निर्माण हो जाए उस समय बिजली का जो तार है हमें उसको शिफ्ट, क्योंकि वो एक बहुत महंगा कॉन्सेप्ट है, मतलब उसको शिफ्ट करना बहुत इतना आसान नहीं है। तो बिजली के तार का हमें विशेष ध्यान रखना है। बिजली की तार में भी 2 तार आती है, एक तो 11 kV 33 kV और LT लाइन हो तो हम जो है उसको आराम से इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, किंतु 11 kV 33 kV को हम हाथ भी नहीं लगा सकते। तो जब भी साइट सिलेक्शन करें तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि फार्म के ऊपर से कभी भी इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं जाना चाहिए। ठीक है, नाला मतलब फार्म का निर्माण इस प्रकार से अगर साइड से नाला हो तो आपको फार्म की हाइट आपको ऊंचा रखना है, ताकि नाले से आपके फार्म को कोई फर्क नहीं पड़े। अगर कुआं हो तो इस प्रकार से निर्माण करें कि मतलब कुआं आपके फार्म से दूर हो, या अगर आप ट्रांसफार्मर अगर लगा रहे हो तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि साइड में अगर बोरवेल हो और अगर कुआं हो तो कभी भी जो इलेक्ट्रिसिटी जो लाइन है कभी भी कुएं के ऊपर से और बोरवेल के ऊपर से नहीं जाती है। अगर मान लीजिए आपने बोरवेल करवाया और वहाँ पे अगर उसके ऊपर से अगर लाइन अगर आपने निकाल दी गलती से, तो जब मोटर वगैरह जल जाएगी तब उसको निकालेंगे तब ऊपर जाके टच हो सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो जब मैं वहाँ पे गया तब मेरे माइंड में आया कि मतलब बहुत सारी बातें हैं जो मैं फार्मर भाइयों को नहीं बता पाया हूँ। रूम का भी हमें इस प्रकार से ध्यान रखना होता है कि फीड रूम कहाँ पे बनाना है और लेबर रूम कहाँ पे बनाना है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, देखने योग्य रहता है। जो वहाँ पे अगर आप जब भी अगर फार्म का निर्माण कर रहे हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो 4-5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई है
इसके पहले जो बहुत सारी बातें तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो यूट्यूबर ने जो कहा है कि मतलब इसी फार्म उतना इकोनॉमिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो फायदेमंद नहीं है। दूसरी बात ये कि मतलब इकोनॉमिक दृष्टि से फायदेमंद है ही नहीं, बाद में कि एक समय के बाद में फार्म की इफिशियंसी कम होती चली जाती है। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हैं जो मतलब देखिए, मैं तो 4 साल से अनुभव है मुझे, मेरे ओपन फार्मिंग का 2 साल अनुभव है और इसी फार्म का अनुभव है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह कि जो टोटल 6 साल के अनुभव में 4 साल से मुझे कंटिन्यू जो मैं फार्मरों से जुड़ा हुआ हूँ, कंटिन्यू जिस प्रकार से मुझे फ़ोन आते हैं, तो उससे मुझे एनालाइज होता है कि अगर ओपन फार्मिंग का अगर देखूँ तो इसी फार्म वाले बहुत बेस्ट, बहुत अच्छी जगह पर हैं। अब मैं पिछले 6 महीने की मैं गर्मी का जो मैं आपको सीन बताता हूँ, मैंने 2 फार्म में इक्विपमेंट दिए, ठीक है। दोनों फार्म में क्या सीन था कि हम मतलब जनवरी में उनका फार्म का निर्माण हुआ, तो जो फार्मर भाई थे जो देखने वाले थे, सिर्फ समझने वाले थे कि हम इनका देख लें, उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे हम फार्मिंग करना, इसी फार्म में जाना है या नहीं। तो चूँकि दिसंबर का समय था तो उन्होंने बेच डाल दिया, जब तक उनके जो फार्मर भाई हैं जो इसी फार्म का निर्माण करते, उनके फार्म का निर्माण का कार्य चल रहा था। निर्माण का कार्य करीब 2 महीने चला, जब तक उनकी एक बेच निकल गई। तो जो ओपन फार्मिंग वाले थे उनको ऐसा लगा कि यार हम बहुत अच्छी जगह है यार, हमारा एक बेच भी निकल गई और अभी तक ये फार्म का निर्माण ही कर रहे हैं। अब दोस्तों जनवरी फरवरी और उसके बाद में आया मार्च के बाद में जब मैं जिस फार्म का इक्विपमेंट का काम चला था, परिवर्तन का काम चला था, उनमें इक्विपमेंट फिट हो गए और मार्च में उनका भी बेच चला और जो ओपन फार्मिंग वाले हैं उनका भी बेच चला, ठीक है। अब मार्च और अप्रैल का सीन ये रहा कि जो इसी फार्मर थे वो तो अच्छा परफॉर्मेंस ले पाए, दोनों बहुत बढ़िया एवरेज बॉडी वेट, एक के फार्म में 2700 ग्राम, एक के फार्म में 2800 ग्राम एवरेज बॉडी वेट गया। अब किंतु जो ओपन फार्मर थे उनका एवरेज बॉडी वेट तो आ गया, किंतु किसी के फार्म में मोर्टलिटी 17% हुई, किसी के फार्म में 23% मोर्टलिटी हुई, किसी के फार्म में 12% मोर्टलिटी हुई, किसी के फार्म में 10% मोर्टलिटी हुई। और ओवरऑल उनका रिजल्ट रहा खराब और इसी फार्म का रिजल्ट रहा बढ़िया। ये मैं दो के, किंतु जो ओपन फार्मर थे वो तो स्वाभाविक सी बात है, आज भी इंडिया में 1% ही इसी फार्म हुए हैं, 99% तो हमारे ओपन फार्म ही है। तो जो ओपन फार्मर जो पहले लीड ले चुके थे, अगर हम देखा जाए तो 2024 की बात करने में, मतलब जो लीड ले चुके थे, आज उनकी लीड पूरी तरीके से खत्म हो गई और जो इसी फार्मर थे वो लीड लेके वो आगे जा चुके हैं। वो मैं कैसे बताऊं, देखिए उनका मोर्टलिटी परसेंटेज बढ़ गया, FCR भी बिगड़ गया और उनका फार्म हो गया ए ग्रेड में। अब ए ग्रेड में जाने से कंपनी ने उनको बच्चे तो एक तो लेट दिए, ठीक है, और सब खाना पूर्ति करवाने के बाद में अब ये लगाओ वो लगाओ, सब व्यवस्थित उतना ही व्यवस्था करवा लिया। ऊपर स्प्रिंकलर, फार्म के अंदर फोगर, पंखे और ये सब चीज़ लगाने के बाद में उनको बच्चे दिया। तो जो मई जून की जो बेच थी उसमें और ज़्यादा मोर्टलिटी हुई, क्योंकि उसमें शुरुआत से ही मोर्टलिटी चालू हो गई। मार्च अप्रैल वाली बेच में कम से कम मार्च तो निकल गया था, अप्रैल में जाके मोर्टलिटी हो गई। किंतु जो मई जून वाली जो गर्मी थी वो तो बिल्कुल धड़ाम की ज़बरदस्त गर्मी थी। हमारे क्षेत्र में तो गर्मी होती ही है, तो ज़बरदस्त गर्मी हुई और उस गर्मी का नतीजा ये निकला कि किसी के फार्म में 1700 बर्ड मोर्टलिटी हुई, किसी फार्म में एक के फार्म में 3400 बर्ड मोर्टलिटी हुई 7,500 मुर्गियों में से। अब बताइए कंपनी उनको कैसे बर्ड प्लेसमेंट करेगी, चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी वहाँ पे बर्ड प्लेसमेंट नहीं करेगी। तो आज का सीन ये है कि जितने भी ओपन पोल्ट्री फार्मर भाई थे वो आज चिक्स लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ना उनका फार्म इसी हो पाया कि ये देखने के चक्कर में कि इनका फार्म देख लें उसके बाद में हम करेंगे, एक तो समय भी चला गया, ऊपर से आप कंपनी से और ना ही उनकी इनकम हुई और ना ही आप कंपनी उनको चिक्स प्लेस कर रही है। और जो इसी फार्मर थे उनके जनवरी और फरवरी के जो महीने खराब हुए वो मार्च अप्रैल में भी तो बेच निकाल ली, मई जून में भी जो उन्होंने बेच निकाल ली। अब उनका जुलाई से अगस्त में तीसरी बेच का जो है उनका काम चल रहा है। और आज जो ओपन फार्मर रहे जो 2 महीने पहले चल रहे थे वो आज भी जो चिक्स लेने के लिए कंपनी के साथ में जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों मतलब ये सब बताने का, देखिए ये अब मैं सब जगह का तो नहीं पता, किंतु जहाँ पे लगभग मुझे तो दिन में कम से कम 200 कॉल आते हैं और 200 कॉल में 100 कॉल ऐसे होते हैं कि हमें इसी फार्म करना है, ओपन फार्म से हम परेशान हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए इसी फार्म रिजल्ट देगा या नहीं देगा वो तो समझ में आता है, ठीक है, वो बनाने के बाद में सब हर एक फार्मर भाई को अपने अपने समझ में आ जाता है, अपने अपने स्तर पर सब समझ लेता है। किंतु जितने कॉल्स मेरे पास में आ रहे हैं और उनका जो मतलब उनके बारे में जो मुझे सुन के जो मतलब जो मुझे एनालाइज हुआ वो एनालाइज ये हुआ कि अगर इसी फार्म में अगर नहीं कमाई हो रही तो मैं आपके ये बोलना चाह रहा हूँ कि ओपन पोल्ट्री फार्म में किस फार्मर भाई ने कितना कमा लिया या सर्वाइव करना भी एक मुश्किल हो रहा है ओपन पोल्ट्री फार्मर के लिए। हाँ मैं ये मान सकता हूँ कि ऐसा नहीं है कि इसी पोल्ट्री फार्म करने के बाद में आपका जो फार्मिंग मतलब आप अमर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मेहनत उतनी ही करना है और ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि आपकी लागत भी ज़्यादा होती है और क्रिटिकल सिचुएशन में रहता है, मतलब यहाँ पे वेंटिलेशन बंद, मतलब आपकी मुर्गियाँ सब खत्म। किंतु ओपन पोल्ट्री फार्म में भी अगर ऐसे कितने फार्मर भाई आप मुझे बता सकते हैं जो
कि मतलब ओपन पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं और सफल हैं, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। उनका भी अगर परसेंटेज अगर देखें तो 1% फार्मर होंगे जो कि मतलब ओपन पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं और मतलब अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कहीं ना कहीं पे एक बेच में कमाएंगे, अगले बेच में गैप हो जाएंगे, फिर कमाएंगे, फिर कुछ ना कुछ समस्या, इस बार मोर्टलिटी हो गई, इस बार इकोलाई आ गई, इस बार ये आ गई, इस बार वो आ गई। अब एक और लास्ट में जाते थे मैं एक चीज़ और बता दूं कि इसी पोल्ट्री फार्मिंग में होने वाली बीमारियाँ, जैसे जो यूट्यूबर भाई है उन्होंने ऐसा कहा है कि इसी पोल्ट्री फार्म में बहुत क्रिटिकल बीमारियाँ आती है। दोस्तों मैं लास्ट 2 साल हो गए मुझे लगभग सिमरन के साथ में फार्मिंग करते हुए। आप यकीन मानेंगे मैंने दवाई के ऊपर एक भी वीडियो नहीं बनाया है और मैं दवाई डालना ही भूल गया हूँ। मैं सिर्फ वाटर सैनिटाइजर डालता हूँ, उसके बाद में फिर सुपरवाइजर बताता देता है ये डाल दो, ये डाल दो, ये डाल दो। मतलब कि जब से मैं फार्मिंग को परफेक्ट तरीके से सीखा हूँ तब से मैंने फार्म के अंदर दवाइयाँ का यूज़ करना मेरा बहुत कम हो गया है। मतलब जैसे बता रहे थे कि मतलब नॉर्मल बीमारियों की तुलना में इसी फार्म में बीमारियां बहुत हैवी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2-3 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। पाइपलाइन क्लीनिंग ध्यान रखना है, फार्म के अंदर बायोसिक्योरिटी ध्यान रखना है और फार्म के अंदर फ्यूमिंग वगैरह करना है। और मतलब बैक्टीरियल लोड कब होगा, जब आपके फार्म के अंदर आप प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं रखोगे। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि इसी फार्म में आने वाली बीमारी ओपन फार्म की तुलना में इसी फार्म में बीमारियाँ कम से कम ही आती है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि पिछले 2 साल से तो मैंने लगभग बहुत कम बीमारियों को मैंने फेस किया है। इवन इकोलाई भी जो है, मैं ये तो इसी फार्म की बीमारी नहीं तो ओपन फार्म की भी बीमारी है, तो मेरे फार्म में इकोलाई भी नहीं आ रही है। तो अगर आप दवाई का सिलेक्शन सही रखें, ब्रीड का सिलेक्शन सही रखेंगे तो आपको बीमारियाँ कम से कम होगी। किंतु मेरा मतलब ये सब इतनी सारी बातें करने का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि मुझे ऐसा लगता है और जो मेरा अनुभव बोलता है, और मैंने इसी फार्म को जीरो से डेवलप किया है, मैंने इसको समझा है, ओपन फार्मिंग को भी समझा है और इसी फार्म को भी समझा है। और आज जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मैं यहाँ से सब चीज़ें देख सकता हूँ कि ओपन पोल्ट्री फार्मर किस स्टेज पे खड़े हैं और इसी पोल्ट्री फार्मर किस स्टेज पे खड़े हैं। मैं अगर देखूं तो मेरा जो अनुभव शेयर करूं तो इसी फार्म बहुत अच्छे बेस्ट लेवल पे खड़े हैं और बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हर एक फार्मर एक इनकम कर रहा है, किंतु सबके अलग अलग कारण हैं। अगर परफेक्ट तरीके से अगर मैं इसी फार्म को अगर कारण अगर देखूँ तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई भी इसके कारण है कि फार्मर भाई जो है नुकसान में जाए। बट मैं जाते जाते इस बात का भी खंडन करते जाऊँगा कि ऐसा नहीं है कि इसी फार्म करके आप सफल ही हो जाएंगे। मेहनत आपको करनी है, डबल करनी है, क्योंकि पैसा आपका लगेगा और आपको ही मेहनत करना है, ठीक है। और दूसरी बात, बीमारियां इसमें भी होती है, बस हमें ध्यान रखना होता है। अगर आप ध्यान अगर रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियां जो ओपन फार्म में जो डायरेक्ट हो जाती है इसी फार्म में डायरेक्ट नहीं होती। बहुत सारे मतलब सेफ्टी जो रहती है इसी पोल्ट्री फार्म में। तो दोस्तों आज का अगर वीडियो आपको लगे तो इसके ऊपर जरूर मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा आपके एक सवाल का मैं जवाब दूं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।